गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज कंफर्म मेरी आवाज क्लियर है आपको? इफ वॉइस इज फाइन, स्ट्रीमिंग इज फाइन, जस्ट मेंशन ऑल सेट एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ऑल सेट, ग्रेट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग दिस जर्नी ऑफ PSR ऑप्शनल और हम मानकर चल रहे हैं कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? और ये हमारा टारगेट है, क्लियर है? लेकिन इस टारगेट के लिए हमें अपनी पूरी जर्नी में स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट्स क्रिएट करने होंगे। ये रिजल्ट्स वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको असेस करने होंगे। जो वीकली बेसिस वाला असेसमेंट है उसका मतलब होता है कि आपने हर एक लाइव क्लास को किया है, या फिर अगर नहीं कर पाए तो रिकॉर्डेड क्लास को किया है। ऑन द सेम डे आपने रिवीजन 1 किया है, ठीक है? और आपको वीकेंड पे ऑफ मिलता है, उसमें आप रिवीजन 2 करते हैं, ठीक है? जो आपका रिवीजन 1 है ये आप हैंड रिटन नोट से कर सकते हैं, जो कि आपको हर एक लेक्चर के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या फिर आप क्रक्स से भी कर सकते हैं। एक्चुअली दोनों के मतलब हैंड रिटन नोट्स में जो है वो क्रक्स में ऑलरेडी है, क्रक्स में सप्लीमेंट्री कंटेंट भी मैं ऐड करता हूं, यानी कि जिससे कि कोई भी स्टैंडर्ड बुक आपको अलग से रेफर ना करनी पड़े, आपके पास एक बेस डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमारा एक एक लेक्चर हर एक टॉपिक पर कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइंड है, जिसमें कि हम स्टार्ट ही ऐसे करते हैं कि इस सबसे पहले हम PYQs पे जाते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। उसके बाद हम टॉपिक के सिलेबस को एक्सटेंड करते हैं, और जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे नॉलेज हमारी गैदर हो जाती है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर बिल्डिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप आंसर लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा ना। पहले हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे टॉपिक की, फिर जब रिवाइज करते हैं थोड़ा एनालिसिस बनने लगता है, इंटरलिंकेज बनने लगती है, उसके बाद आप आंसर लिखने लगते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं वो सब चीज़ें आपको सिखाऊंगा। आंसर राइटिंग हम यहीं पे सीखेंगे, ठीक है ना? आफ्टर सम टाइम फिर मैं आपको कुछ आपके आंसर्स यहीं पर लूँगा, कुछ आंसर्स को अपने स्क्रीन पर ही इवेल्युएट करूँगा, जिससे कि आप भी कमी देख सकें कहाँ पर आंसर को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। इसी के साथ आपको हैंड रिटन मॉडल आंसर आपके ग्रुप में अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है? उन मॉडल आंसर्स को आप डाउनलोड कर लेंगे और आपके पास फोल्डर, मतलब जैसे पेपर 1 सेक्शन 1 अलग से फोल्डर बना हो, टॉपिक हो उसमें, और टॉपिक के साथ ही मॉडल आंसर्स को आप कलेक्ट करते हुए चलें, क्योंकि आखिरी टाइम पर ये मॉडल आंसर्स अपने आप में आपको स्टैंडर्ड, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और बॉडी के क्रिस्प पॉइंट्स को देने का काम करेंगे, ठीक है? ये है क्रिस्प पॉइंट्स। 310 का स्कोर ऐसे ही नहीं आता, मतलब केवल अंडरस्टैंडिंग से नहीं आएगा, केवल नोट्स पढ़ने से नहीं आएगा कि हमने मार्केट में नोट्स थे वो पढ़ लिया, या फिर इवन अगर आपने केवल क्लासेस भी देख ली ना तो क्लासेस से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप फिर वो 280 के स्कोर के आसपास पहुंच जाओगे। 210 प्लस का स्कोर का मतलब है कि जो आपको गाइडेंस दी जा रही है आपको डेली बेसिस पे एंगेज करना होगा। अप एंड डाउन्स आएंगे, सभी की लाइफ में आते हैं, टॉपर्स की लाइफ में भी आए हुए हैं, ठीक है? हमेशा हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन मेन बात है कि आपको दोबारा स्टेप अप करना होगा। तो ये मानकर चल लीजिए कि लाइव क्लासेस आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि आपको पता है कि अगर मैं केवल अपने आप को कनेक्ट कर लूँ इस स्लॉट को अपनी लाइफ के कि भाई यही करना है, तो अगर मोमेंटम डाउन भी होगा तो दोबारा क्लास के द्वारा, रेगुलर लाइव इंटरेक्शन के द्वारा वो मोमेंटम दोबारा आप गेन कर लोगे, राइट? तो तब ये होगा काम, क्लियर है? अब जो आपका ये वाला काम है ये हमारा टॉपिक वाइज चल ही रहा है, राइट? साथ में आपको PSR का न्यूज़लेटर मैं अपलोड करता हूँ, जो आपके क्लास के ग्रुप में भी अपलोड होता है, और जो मेरा चैनल है टेलीग्राम उसमें भी अपलोड होता है। PSR के 4 हफ्तों के हर एक हफ्ते का अलग न्यूज़लेटर होता है, और मंथ के एंड पर इन्हीं चारों का मैं कंपाइलेशन आपको देता हूँ। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि मंथ एंड पर कुछ अलग से एफर्ट करना है, वही चीज़ें हैं जो कवर करनी है। ये आपको पॉलिटी एंड IR GS में भी हेल्प करेगा और PSR ऑप्शनल में तो करेगा ही। इसी न्यूज़लेटर में मैं लास्ट में कुछ मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर भी देता हूँ।
उनका पर्पस ये है कि जिससे कि आप अल्टीमेटली फोकस रहो कि भाई जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, इवन करंट अफेयर्स का भी कोई पार्ट पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करंट अफेयर्स कुछ अलग से सेगमेंट है, एक्चुअली वो जो आपके टॉपिक है उसी का ही सेगमेंट है, उसी में ही कनेक्ट करना है। तो आप ये अगर थोड़ा रीड भी करते रहोगे ना, तो अल्टीमेटली आपके दिमाग में जो स्टेटमेंट्स हैं वो आ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कि इफ़ यू आर एक्सपोज टू अ न्यू सब्जेक्ट, तो कई बार आपका जो बोलने का तरीका होता है, एक्सप्रेस करने का तरीका होता है, उसमें वो टर्मिनोलॉजीज आने लगती हैं जो आप अमूमन रोज़ सुनते हैं। तो अगर आप मॉडल आंसर्स भी थोड़ा रीड करते रहोगे जो मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठने लग जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से कोई एसोटेरिक सब्जेक्ट नहीं है पीएसआर ऑप्शनल, बहुत ही आसान, रिलेटेबल, हर कोई इसको मतलब बिल्कुल अगर ज़ीरो बैकग्राउंड है ना उससे भी समझता है, और उसके बाद ही वो स्कोर कर रहे हैं, तभी लोग टॉप कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका R3 होगा, रिवीजन 3, तो रिवीजन 3 मंथ एंड पे आपका होना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए आप जो आपको टेस्ट आपके इस कोर्स के साथ ही अवेलेबल है, तो इस कोर्स के साथ ही आपका इनमें से ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो वी आर मेकिंग श्योर कि आप खुद ही रिवाइज कर लो, क्योंकि टेस्ट देने हैं, मार्क्स आने हैं, एवेल्युएशन आपको मिलना है, आंसर डिस्कशन होना है, तो टेस्ट एक तरीके से आपको उस मोमेंटम को बनाए रखने का तरीका है। ठीक है, अब मैंने ये जो वर्ड यूज़ किया था स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट्स, इसका मतलब यही है, यूपीएससी जर्नी में जैसे बच्चा स्टार्ट करता है ना, तो रोज़ इतनी नई नई चीज़ें सीखता है, मज़ा आ जाता है उसको, यार क्या बात है, क्या मैं सीख रहा हूँ, मेरी पर्सनालिटी ग्रो हो रही है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, उसको मज़ा आने लगता है। तो ऐसे में कई बार ना हम सोचते हैं कि रोज़ अगर मैं कुछ नया सीख रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं अपनी गोल की तरफ जा तो रही हूँ, भाई यूपीएससी सिलेबस से कनेक्टेड ही सीख रहा हूँ तो गोल की तरफ जा रहा हूँ, ये हम सोच लेते हैं। लेकिन हकीकत पूरी तरह ऐसी नहीं है। वाई? बिकॉज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आपको अगर एक लेवल की नॉलेज है तो आपको पास डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, यहाँ तो हमें क्लेवरली काम करना पड़ेगा, हमें शार्प काम करना पड़ेगा, राइट? वी हैव टू बी शार्प। कई बच्चे इमोशनल हो जाते हैं पीएसआर ऑप्शनल के प्रति और बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं। मतलब इट इज़ लाइक कि मार्क्स आपने पढ़ा तो एक तो बच्चा ज़्यादातर टाइम अपना पेपर 1 सेक्शन ए के एक ही यूनिट में दे देता है, WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, उसको लगता है यही पॉलिटिकल साइंस है, क्योंकि कई सारी कोचिंग में उसी में 2 महीने पौने 2 महीने उसी में निकाले जाते हैं एक यूनिट में, और उसका लिंकेज है, दैट इज़ फाइन, लेकिन इतना वर्थ इट कि भाई 45-55 मार्क्स की यूनिट को और 500 मार्क्स का आपका पूरा ऑप्शनल है। तो इसी वजह से कई बार उन बच्चों के मार्क्स ना अदर सेक्शंस में कम रह जाते हैं, जिससे कि ओवरऑल पीएसआर का स्कोर उनका एवरेज अबव एवरेज ऐसा रह जाता है। लेकिन हमें अपनी तैयारी को बैलेंस करना है ना, तो हमें बहुत ही शार्प होना है कि अल्टीमेटली यूनिट वाइज वेटेज क्या है, ये अप्रोच हमारी होनी चाहिए। अब मैं ज़रा इसको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ज़रा ये देखिए। जैसे पेपर 1 सेक्शन ए टॉपिक नंबर 1 क्या है आपका, ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस में, ठीक है, मीनिंग एंड अप्रोचेस। ठीक है, आपकी अप्रोच आज के बाद क्या होनी चाहिए कि भाई हम इसका जरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं पेपर 1 सेक्शन ए का। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी मीनिंग एंड अप्रोचेस, यहाँ से 15 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आता है जी, या तो 15 मार्क्स का आ जाता है या 10 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, 10 मार्क्स का आ जाता है तो 150 शब्द लिखने हैं जी, और 15 मार्क्स का आता है तो करीब 200 शब्द, 200 वर्ड्स। अब ऐसे तो अगर कोई थीसिस कर रहा है पॉलिटिकल साइंस में, तो पॉलिटिकल थियरी मीनिंग एंड अप्रोचेस पे आपको एक बुक भी मिल जाएगी, केवल मीनिंग एंड अप्रोचेस पे डिफरेंट जो अप्रोचेस हैं उस पर कितना कुछ स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है। लेकिन मुझे बताइए, क्या वो अप्रोच आपको लेने की ज़रूरत है? भाई आपको कोई मास्टर्स करने के बाद कोई थीसिस करना है क्या, इसमें थीसिस बनानी है, कुछ PhD वगैरह लेनी हो, ऐसा तो नहीं है, राइट? PhD लेके कुछ करके कुछ वो तो आपका पर्पस नहीं है। तो हमें पता है कि यार एक क्वेश्चन आएगा, तो आप कहोगे लेकिन सर हम इस वजह से इतना कुछ पढ़ते हैं ना, इतना हम हर चीज़ में कोई स्टैंडर्ड स्पेशलाइज बुक इस वजह से लेना चाहते हैं क्योंकि ये तो नहीं पता ना इसमें क्या आ जाए, ये आप सोच रहे होगे, है ना?
जैसे एक स्टूडेंट था मेरा, तो उसने कहा सर कार्ल मार्क्स आपने पढ़ाया, इतना मज़ा आ गया कि मैंने ओरिजिनल दास कैपिटल मंगा ली, इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब सर उससे पढ़ रहा हूँ कार्ल मार्क्स को, बिल्कुल ओरिजिनल ही पढ़ना है सर, बिल्कुल डेप्थ में, ऐसा मज़ा आ गया। मैंने उनको सजेशन दिया कि देखो शौक है पढ़ने का, हॉबी है, तो हॉबी के लिए एक अलग से टाइम रखो और उसमें पढ़ो, बट इट शुड नॉट बी लाइक कि दिन में आपके 5 घंटे दास कैपिटल में जा रहे हैं, फिर आप 4 घंटे इसमें जा रहे हैं, फिर ऑप्शनल, फिर जीएस, आपके पास रिवीजन का और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आपको उसका टाइम कहाँ बचा। अल्टीमेटली हमें रैंक लानी है भाई। ऑप्शनल, पीएसआर ऑप्शनल एक जरिया है आपकी रैंक को बूस्ट करने का, क्योंकि एक ओवरलैप है, स्ट्रॉन्ग मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा एक चीज़ को दे दिया तो इट्स लाइक यू आर लूजिंग द गेम। पूरी ज़िंदगी पढ़ी है तब बिताना अपना, एक दिन मतलब छुट्टी लेके पूरे दिन पढ़ ही रहे हो, या सुबह पढ़ रहे हो, रात पढ़ रहे हो, वो अलग बात है। हॉबी के लिए रख सकते हो, पढ़ने का शौक है, मैं तो कहता हूँ एडिशनल चीज़ें पढ़ो, बट उसके लिए हॉबी के लिए भाई मॉर्निंग का स्लॉट रखा, नाइट का स्लॉट रखा, वो। लेकिन व्हेन यू आर इन यूपीएससी गेम तो इट्स लाइक अ जॉब। तो जॉब में डेली बेसिस पे आपके कुछ टास्क होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर वो टास्क पूरा नहीं करोगे तो जो आपका बॉस है वो आपको कुछ ना कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा, बोलेगा। तो इसी तरीके से डेली बेसिस पे आपके टास्क हैं, जीएस, ऑप्शनल, करंट, रिवीजन, ये टास्क हैं, ये टास्क अचीव होने चाहिए अगर नौकरी में बने रहना है तो, ठीक है ना। तो गिव एक्चुअली यूपीएससी प्रिपरेशन दिस काइंड ऑफ सेगमेंट कि यू आर डूइंग अ जॉब, क्लियर। अब आप सोचोगे सर ये है, लेकिन सर इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ऐसा है नहीं। लेकिन क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का, और इसमें पीएसआर ऑप्शनल बहुत ही एलेबरेट है, बहुत ही क्लियर कट है, पता है कि कौन सी थीम से क्वेश्चन आने हैं। एग्जाम्पल लीजिए, ये है टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। जैसे क्या क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज पॉलिटिकल थियोरी, ठीक है। और क्या आ सकता है, पॉलिटिकल थियोरी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में डिफरेंस। अब ये थीम्स है, मतलब इससे क्वेश्चन आता है। फिर रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, क्या रिलेवेंस है भाई पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थियोरी की। फिर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, कि पॉलिटिकल थियोरी का डिक्लाइन हो गया था जी, कैसे हुआ था। फिर रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, कि दोबारा जो पॉलिटिकल थियोरी रिलेवेंट हुई, क्यों हुई, उससे जुड़े हुए आइडियाज। और फिर ये तो गए मीनिंग से जुड़े हुए क्वेश्चन थीम। आप उठाकर देख लो पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज, आपको वर्ड अलग अलग दिखेंगे, लेकिन सेंस जो होगी क्वेश्चन थीम की वो यही होगी। और इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे, वो होंगे स्पेसिफिकली ऑन टाइप ऑफ अप्रोचेस। देखिए जैसे इसने कहा है अप्रोचेस, तो मीनिंग से जुड़े हुए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थीम है। अप्रोचेस से जुड़े हुए एक्सप्लेन, कमेंट करके आप किसी पर्टिकुलर अप्रोच पर बात कर देगा। मॉडर्न अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, फिलोसॉफिकल अप्रोच, पोस्ट मॉडर्न अप्रोच। तो कहने का मतलब है अप्रोचेस जो है पॉलिटिकल थ्योरी की, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन, कमेंट करके। जब पता है कि यही क्वेश्चन थीम है भाई, यही रिपीट हो रही है, तो अल्टीमेटली हमें अपने आप को जज करना है कि मेरे पास जो कंटेंट है उसमें अगर यहां से एक क्वेश्चन आएगा किसी भी थीम से, तो एम आई कैपेबल एनफ टू राइट मतलब गजब का आंसर। गजब का आंसर का मतलब है कि एक अच्छा इंट्रोडक्शन जो कि प्रिसाइज हो। जो बॉडी वाला पार्ट है, बॉडी वाले पार्ट में एनरिच्ड पॉइंट्स, स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स मैं आपको सिखाऊंगा, राइट, कुछ आर्ग्यूमेंट जो आपको सिखाऊंगा, और कंक्लूजन जो बहुत ही प्रैग्मेटिक हो, बैलेंस्ड हो। तो अगर आप अब ये अप्रोच जो है पूरे पीएसआर ऑप्शनल में हर एक टॉपिक में अगर आपने इस अप्रोच से शुरू किया चैप्टर, तो मुझे बताओ बाय द एंड ऑफ एंडिंग द टॉपिक, वेदर इन 1 लेक्चर और 2 लेक्चर, यू विल हैव कॉन्फिडेंस और नॉट। कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जैसा नो। लेकिन हमें शुरू अपनी अप्रोच को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर स्पेसिफिकली अब जब हम आगे बढ़ेंगे सिलेबस में तो हर एक चीज़ पर ऐसी अप्रोच कैसे मिलेगी? तो देखो हर एक टॉपिक का ऐसा हमारे पास है ही कंपाइलेशन, ठीक है। टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर मॉडल आंसर्स, हैंड रिटन मॉडल आंसर्स, हर एक टॉपिक पे सब कुछ तैयार है अपने पास। जस्टिस है, अब जस्टिस अलग से टॉपिक है, जस्टिस पे कितने तरह के क्वेश्चन आए, यही तरह के क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन थीम ये है कि टाइप ऑफ जस्टिस से कंपैरिजन करके पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक। अब ये चीजें आप अपने जीएस में प्रेम्बल में ही पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? प्रेम्बल में जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। अब क्योंकि आप पीएसआर में आ गए तो जाहिर सी बात है हम उन शब्दों के पीछे का मर्म पकड़ लेंगे कि ये आए कहां से, किसने ऐसा कहा था, क्यों कहा था, लॉजिक से पकड़ेंगे, समझ में आ जाएगा।
फिर रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस हमें पता ही एक ऐसा टॉपिक है रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जिससे घुमा फिरा के एक क्वेश्चन आना है, इवन यहाँ भी आना है, आपके एथिक्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा। तो आप PSR से आपको एडवांटेज भी है, तो एडवांटेज का फायदा लीजिए। पता है जब यहाँ से क्वेश्चन आना है तो भाई कंठस्थ होना चाहिए रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, सीधी बात। रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस और उसके बाद जो क्रिटिसिज्म है रोल्स का, वहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है क्रिटिसिज्म से। फिर क्रिटिसिज्म में ये वाली क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है किसने रोल्स को क्रिटिसाइज किया, तो क्यों किया उसके लॉजिक को पकड़ लेते हैं यहाँ से। नॉजिक ने क्या किया, अमर्त्य सेन ने क्या किया, कम्युनिटेरियन, ये सारे कीवर्ड आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये अप्रोच हम जानेंगे कैसे। मैं चाहता हूं कि ये अप्रोच ना आप खुद भी सोचने लग जाएं। अब आप कहोगे कैसे पता लगेगा सर, यहाँ तो आपने बता दिया, वो तो मैं बताऊंगा ही, बट व्हाट आई वांट कि जब भी आप कोई भी यूनिट हम शुरू कर रहे हैं तो उस यूनिट से पहले आपकी अप्रोच कुछ ऐसी हो कि आप ये प्रिंट आउट निकाल के रख लें। लेट मी शो यू। वैसे काफ़ी लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, मार्केट में भी ये मेरी जो PSR किट है ये अवेलेबल है आपके लिए। PDF मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो अब देखो इसमें सिलेबस बुक लिस्ट, ये जो PYQ टॉपिक वाइज कंपाइलेशन है, तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ। ये जो टॉपिक वाइज थीम्स हैं वो PYQ से ही तो बनी हुई हैं। तो आप इसमें जाओगे नीचे तो नीचे जाके आपको वो टॉपिक वाइज मिल जाएगा कि इस टॉपिक में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। देखो जैसे ये रहा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आपकी एक यूनिट है। अब इससे 2022, अब भाई 2023 का मीन्स तो अब होना है, 2022 लेटेस्ट है, तो 2022 में क्या क्वेश्चन आया जी, कल्चरल रिलेटिविज्म आया। अब आप अगर इसके नीचे आप देखोगे तो आप मतलब थीम्स को देख लोगे कि हाँ ये थीम्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं और इसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको लेक्चर से आपके ना हो सके, उसी से लिंक करके सारी चीजें आती हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ PSR ऑप्शनल। तो हर एक टॉपिक का मतलब यहां पर हर एक टॉपिक कवर है, ठीक है। यहां तक बात सबको क्लियर है। ऐसी आपकी ये PDF है PSR कोट किट। तो इसमें मैंने क्या किया हुआ, पूरा सिलेबस में चैप्टर वाइज आपको स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दी हुई है। स्टूडेंट कह रहे हैं कि कौन सा ग्रुप, अभी आपको आपके जो ऑफिशियल क्लास का मास्टर ग्रुप है जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं उसमें तो ऐड कर दिया ही जाएगा बाय द ऑपरेशंस टीम। मीनवाइल आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, मैं इसको रीशेयर कर दूंगा, अभी के अभी कर रहा हूँ। आप इसको यहाँ से कर लिए, शशांक त्यागी फॉर यू। इसमें मैंने फाइल्स में किया हुआ है अपलोड, बट आई री अपलोड अगेन, आपका टाइम बच जाएगा उसको फाइल्स में से थोड़ा सर्च करने का। आप ये टाइप करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम पर, तो UPSC सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव करके एक मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। तो उसमें आयुष तिवारी इनवाइट लिंक की ज़रूरत नहीं है, आप बस सर्च कीजिए और यू विल गेट एडेड। SHANKTYAGI 4 और ये स्मॉल u, आप ये टाइप कीजिए, आपके सामने आ जाएगा टेलीग्राम चैनल UPSC सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव। उसमें फाइल सेक्शन में जाके जैसे आप सर्च टैप करके लिखेंगे ना PSR बेसिक किट, तो पहली फाइल आ जाएगी PSR बेसिक किट वाली, डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकाल के गेट दिस ऑन योर टेबल, क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे तो यू कैन गो थ्रू द PYQs टॉपिक वाइज। और PSR कोड किट डाउनलोड कर लेना। इससे क्या होगा कि जब आप आंसर लिखोगे तो आपके पास स्टैंडर्ड जो है स्टेटमेंट्स हैं वो दिमाग में रहेंगे, बार बार रिवाइज करोगे। मैंने इतने स्टेटमेंट्स दे दिए कि अगर 50% भी आपको पता है ना तो ज़बरदस्त आंसर आप खुद ही लिख दोगे, ठीक है। और जो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, इसकी वैल्यू आपको पता लगेगी जब आप मीन्स में लिख रहे होगे, क्योंकि शुरुआत में तो बच्चे का फोकस किस पे होता है कि ठीक है बस सिलेबस कंप्लीट हो जाए, पता लग जाए हमें क्या है ये। बट हमारी अप्रोच ये नहीं होने वाली। 310 प्लस स्कोर का टारगेट है, तो उसी हिसाब से मेहनत करनी है आपको भी और मुझे भी। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। तो ये दो चीज़ आप डाउनलोड कर लेंगे। नाउ अब ज़रा चलते हैं आपके सिलेबस की समझ के प्रति। ओके, आप कह रहे हैं कि आपको फाइल नहीं दिख रही, आप ना टैप करके ना फाइल सेक्शन में जाओगे ना, वहाँ पे सर्च में आपको मिल जाएगा, राइट। यस, जब विपुल जैसे ही आपका कोई टॉपिक स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे इटसेल्फ आपको पूरे टॉपिक का क्रक्स मिल जाता है। दैट इज़ लाइक द कंपाइलेशन ऑफ द होल यूनिट। तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपका एडवांस में क्रक्स रहता है, एडवांस में नोट्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। नाउ सोर्सेस की बात करें
तो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे होगे सर बुक्स बता दीजिए, इसमें कौन सी बुक्स हमें लेनी है, राइट। आपको कोई बुक नहीं लेनी। कारण बुक क्यों लेते हो आप? कि बुक्स में से कंटेंट पढ़ोगे। अगर ये बुक्स वाला कंटेंट आपको एज इट इज मैंने क्रक्स में दे दिया है, और क्रक्स में आपको सोर्स में ये भी बता दिया कि देखो जिस वाले क्रक्स में ये वाला जो कंटेंट है ये ओपी गाबा से लिया है, ये एंड्रयू हेविट से लिया है, ये मुखर्जी से लिया है, तो जाहिर सी बात है आपको अलग से अभी बुक क्या लेने की जरूरत है कि नहीं। तो इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में और बहुत ही एक्सटेंसिव आपके नोट्स हैं क्रक्स, जो टाइप फॉर्म में है। आपके हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो पूरा क्लास की जर्नी है, क्लास का कंटेंट है, तो ये रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी से मतलब ये काम आएंगे। तो बहुत ही क्रिस्प वे में आपको नोट्स मिल रहे हैं। तो आपको वो नहीं करना कि यार मेरा छूट गया लिखने से और मैं अपना केवल जो मैं बोल रहा हूँ या जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आप केवल उसको लिखने में अपना सारा टाइम बर्बाद कर रहे हो। लिखना ज़रूरी होता है जिससे कि आपकी अटेंशन बनी रहती है क्लास में, राइट। अटेंशन बनी रहती है तो ज़्यादा गेन कर पाते हो आप। तो इस वजह से हैव अ पेन एंड पेपर इन फ्रंट ऑफ यू एंड कीप स्क्रिबलिंग। जिस हिसाब से मैं आपको चीज़ें समझाता जा रहा हूँ वो ज़रूरी है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो केवल आप कॉपी करने में लगे हुए हो, तो आपका वो टाइम बच जाए। तो इसी वजह से हैंड रिटन नोट्स आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर एक क्लास में आपके साथ ही एक हमारी टीम से एकेडमिक एसोसिएट बैठता है जो केवल ये नोट्स बनाता है, ठीक है। तो दिस इज देयर। और अगर किसी को एडवांस में ही रेफर करने हैं हैंड रिटन नोट्स, लेकिन वो ओल्ड बैच के होंगे, जो प्रीवियस बैच अभी खत्म हुआ, तो उस बैच के हैंड रिटन नोट्स का पूरा कंपाइलेशन, पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन बी, पेपर 2 सेक्शन ए सेक्शन बी, पूरा कोर्स वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो उससे भी अगर कुछ बच्चे कुरियर करा लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं हैंड रिटन नोट्स हार्ड कॉपी, तो वो भी आप रख सकते हो, दैट इज़ योर विश। लेकिन अपडेटेड हैंड रिटन नोट्स आपको सॉफ्ट कॉपी में लेक्चर जब अपलोड होता है उसके साथ नीचे शो हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपको ऐप पर शो हो जाएंगी। जो आपका ऐप है ना स्टडी IQ, उसमें आप लॉगिन करेंगे, उसमें मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स तो क्लास के साथ हैं, और जो क्रक्स हैं वो टाइप्ड है। ये सप्लीमेंट्री कंटेंट भी है, इसमें कुछ एडिशनल कंटेंट भी होता है, कुछ आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं। जैसे आप नीचे देखोगे लास्ट में उसके, तो आपको टास्क मिली होंगी कि भाई ये मैंने फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं कुछ थिंकर्स की, कुछ आर्ग्यूमेंट्स की, और आपको कहा गया है कि जो आपने सीखा इस लेक्चर से या क्रक्स से जो आपने पढ़ा, तो उन पॉइंट्स को ज़रा आगे लिख दो। तो अगर आप लिख लोगे तो इससे आप रिटेन कर पाओगे, ठीक है ना। क्लियर है सिमरन? ये आपकी ऐप पर मिल जाएगा। जब आप लॉगिन करोगे ना तो आपके डैशबोर्ड में लेक्चर के नीचे ही आ जाएगा वो कि भाई ये लेक्चर है, ये इसके नीचे आपके क्रक्स है, पीपीटी है। पीपीटी को जब स्क्रॉल करोगे तो उसमें आपको पीपीटी भी मिल जाएगी और हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो बेसिकली 3 चीज़ें आपको मिलेंगी, क्रक्स, पीपीटी और हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। तो आपको मेजर जो मेन कंटेंट है आपका वो क्रक्स है, हैंड रिटन नोट्स आपके क्विक रेफरेंस के लिए हैं, क्लास के नोट्स यही हैं, ठीक है। और दोनों में ओवरलैप है, टॉपिक तो ओवरलैप है, वही कंटेंट है, ठीक है। यस, वेबसाइट पे भी है, हर्ष वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। क्लियर बात। तीसरा, मैं कुछ वेबसाइट्स बताता हूँ जहाँ पर आप अच्छा कंटेंट आर्टिकल्स रीड कर सकते हो IR के लिए, प्लस कुछ टॉपिक्स IGP के भी, जैसे कि ORF है, इस पर IR स्पेसिफिक अच्छा कंटेंट आता है। कुछ कंटेंट जो है हमारे IGP वाले पार्ट के लिए भी आ जाता है। ऐसी इंडियन काउंसिल फॉर वर्ल्ड अफेयर्स है। EPW सबका सब नहीं, लेकिन EPW के केवल कुछ आर्टिकल्स। MEA की वेबसाइट पे सब कुछ नहीं, काफ़ी सारी जो ब्रीफिंग्स उसमें होती हैं उसमें बहुत सारा डेटा होता है जो हमारे किसी काम का होता नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एक्चुअली सोर्सेज हैं। मतलब मैं तो अलग से और भी रेफ़र करता हूँ, जब आपका PSI न्यूज़लेटर बनाता हूँ मैं रेफ़र करता हूँ प्रोजेक्ट सिंडिकेट, कार्नेगी एंडोमेंट और JSTOR, ये 3 जर्नल हैं, तो उसको रेफ़र करता हूँ, प्लस फॉरेन पॉलिसी उसको, तो वो अलग से मैं रेफ़र कर ही रहा हूँ, और उसको एक्चुअली इन सबको मैं निचोड़ करके आपके PSI न्यूज़लेटर में दे ही रहा हूँ। तो अगर आप केवल इसको भी करते रहे ना रिलीजियसली, तो आपका ये सब कुछ तैयार हो ही रहा है, ठीक है, PSI न्यूज़लेटर से। तो कहीं होता क्या है कि जब बच्चों को बता दो कि देखो इतने सारे सोर्सेज हैं, तो एक बार बच्चा वेबसाइट खोलता है तो उसमें 1.5-2 घंटे लगा देता है आर्टिकल को पढ़ने में, फिर इस आर्टिकल से उस आर्टिकल में, फिर उससे उस आर्टिकल में, और फिर जब पढ़ लेता है फिर सोचता है यार मैंने क्या सीखा। तो पता लगता है यार याद समझ तो बनी, समझ में आया, बहुत अच्छा फील हुआ, बट अगर यूज़ करने के लिए पॉइंट पूछें तो 2-3 चीज़ें याद आ रही हैं।
तो फिर उसके बाद मोमेंटम ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट का, कि जब याद ही नहीं रहता 3 घंटे देने के बाद इतने सारे आर्टिकल में से क्या मिला तो क्या ही करें। तो एक्चुअली इसमें फॉल्ट क्या है, इसमें फॉल्ट है कि किस तरीके से आप उसको ले रहे हो आर्टिकल को। एवरी टाइम यू रीड एन एडिटोरियल यू शुड रीड इन अ वे कि ये मुझे किस वाले टॉपिक में रिलेवेंट पॉइंट देगा और इसमें से मैंने क्या पॉइंट एक्सट्रैक्ट किए। ऑलवेज हैव A4 साइज पेपर, राइट द टॉपिक कि पेपर 1 सेक्शन ए का है, सेक्शन बी का कहाँ कौन सा टॉपिक है, और उसके नीचे केवल छोटे छोटे कीवर्ड स्टेटमेंट में आप जो है उसके पॉइंट्स को लिख लें, पूरे नोट्स नहीं बनाने होते। लेकिन ये सारा कंसाइज मैंने इसमें कर दिया, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और वैसे आप फ्री टाइम में जो है तो आपका शौक होना चाहिए कि यार ठीक है क्या चल रहा है थोड़ा देख लेते हैं, राज्यसभा, संसद टीवी, यूट्यूब पर उस पर कोई डिबेट देख लेते हैं, पर्सपेक्टिव तो उसको देख लेते हैं, राइट। और IR की नॉलेज के लिए कृपया करके जो हमारे देश के कन्वेंशनल न्यूज़ चैनल्स हैं उससे बचें, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कोई स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा। वो सब केवल मसाला है TRP के लिए। जो हमें कंटेंट चाहिए अपना स्कोर करने के लिए, जो रियल कंटेंट है वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। क्लियर है बात। न्यूज़लेटर उज्ज्वल वर्मा, आप इसमें अभी जाएंगे ना UPSC सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव, तो उसमें आपको ऊपर मिल जाएगा PDF। मैंने कल ही अपलोड किया था इस वीक का, लास्ट वीक का, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम बात करते हैं PSIR एज अ सब्जेक्ट को समझने के लिए। कितने मार्क्स का है? 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल होता है ना। पेपर 1, पेपर 2, 2 आपके पेपर होते हैं, है ना। पेपर 1 में सेक्शन A, ऐसी पेपर 1 में फिर सेक्शन B है, सेक्शन A, सेक्शन B, बहुत ही डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस एज अ जो सब्जेक्ट था ना, पॉलिटिकल साइंस IR, तो इट्स अ वेरी ओल्ड सब्जेक्ट। लेकिन अर्लियर दिस सब्जेक्ट वाज रिजर्व्ड फॉर प्रिंस। जो रूलिंग क्लास के लोग होते थे, नोबल क्लास के लोग होते थे, उनको ही ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था। माना जाता था कि भाई ये सब्जेक्ट जो है ये राजाओं का, नोबल क्लास का, रूलिंग क्लास का सब्जेक्ट है, उन्हें सीखना चाहिए कि शासन कैसे किया जाता है, पावरफुल कैसे बना जाता है, पावर एक्चुअली गेन कैसे की जाती है, मेंटेन कैसे की जाती है, एक्सटेंड कैसे किया जाता है। तो ये आइडियाज़ जो हैं प्रॉपर वे में उन्हें सिखाए जाने चाहिए, बाकी लोगों को नहीं। लेकिन चीज़ें बदली और अब पॉलिटिकल साइंस IR आप एज एन ऑप्शनल पढ़ रहे हो, है ना। यहाँ पर जो वर्ड है पॉलिटिकल, एक एक वर्ड को ब्रेक करते हैं। पहले इसको लेते हैं, फिर पॉलिटिकल के बाद फिर वर्ड को लेंगे हम साइंस, फिर लेंगे इंटरनेशनल, एंड देन रिलेशंस। सबसे पहले पॉलिटिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पॉलिटिकल? क्या लगता है क्या मतलब होता है पॉलिटिकल का? आप कहोगे सर राजनीति, है ना। क्या मतलब राजनीति, कहां से आया ये वर्ड? अच्छा, डू यू थिंक दैट वी एज ह्यूमन रेस कैन लिव विदाउट पॉलिटिकल सिस्टम? द वर्ड पॉलिटिकल, द आइडियाज, द अरेंजमेंट्स विच दिस वर्ड रिप्रेजेंट, क्या हम इन सबको हटाकर जीवन जी सकते हैं? यस और नो? कैसी होगी जिंदगी? आप एक बात तो मानते होंगे, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करता हूं, चलिए, ठीक है, कि स्टार्टिंग में ह्यूमन रेस जो थी वो हंटर्स एंड गैदरर्स की तरह काम करती थी, राइट। हंटर्स एंड गैदरर्स, वही शिकार करा, अपना खाने लायक खा लिया, कुछ बचा लिया, फिर एक जगह से दूसरी जगह शिकार करने चले गए, राइट। तो इस जगह पर कोई गवर्नमेंट थी क्या? बिल्कुल इस स्टार्टिंग की बात करते हैं, नहीं थी। तो भाई यानी कि रह तो रहे थे। जब कोई गवर्नमेंट नहीं होती थी, कोई अलग से एक सेटअप नहीं होता था, बहुत शुरुआत की बात कर रहे हैं कि जब हमने एज अ ग्रुप बनना शायद शुरू ही किया हो। हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ शुरुआत होती है, राइट। लेकिन फिर एक चीज़ उन्होंने देखी कि यार हमें ना अगर शिकार भी करना है देन वी हैव टू कम टुगेदर, एक साथ आना पड़ेगा, नहीं तो भाई अकेले आदमी को शेर तो खत्म कर देगा, राइट। तो हमें पता लगा कि एक्चुअली कोलैबोरेशन
इज नेसेसरी, यानी कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। कितनी सारी ज़रूरतें ऐसी हैं हमारी कि वो तब पूरी होंगी अगर हम सब कोलैब करें। जब हम एक दूसरे के कुछ काम आए ना, तभी जाकर हम जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। ये सृष्टि ऐसे बनी हुई है, आप खुद ही सोच लो। आप कहो कि सर मुझे तो दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है तो हर एक चीज़ वो छोड़ दो जो किसी दूसरे की लेबर से बनी हुई हो। हर एक चीज़ छोड़ दो ना जो दूसरे की लेबर से बनी हुई। आपको कुछ लेना देना तो है नहीं, ना लेना है ना देना है, छोड़ दो वो चीज़। क्या रह जाएगा आपके पास? कुछ नहीं रहेगा आपके पास। ये भी किसी ने बनाया है, लेबर, ये भी किसी ने बनाया है, हर चीज़ किसी ने किसने बनाई है। तो इट मीन्स इंटरडिपेंडेंस हमारी एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड है कि नहीं है? बिल्कुल है, राइट। अच्छा, ग्रेजुअली हमने जब एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग से जैसे हमने एग्रीकल्चर की तरफ गए, अब एग्रीकल्चर के लिए तो भाई हमें ज़रूरत थी कि एक पर्टिकुलर लैंड को प्लो किया जाए, है ना, कि भाई यहाँ पर खेती की जाए। पहले तो कभी यहाँ चले जाओ, कभी उस जंगल में चले जाओ। लेकिन एग्रीकल्चर जब डिस्कवर हुआ कि अच्छा यार ये सीड आया, सीड से एक प्लांट ग्रो हुआ, उससे फ्रूट मिलने लगे, कमाल चीज़ है, तो चलो भाई हम कर लेते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने यहाँ पर एफर्ट किया, और मान लीजिए दूसरा पर्सन है, हमारी क्लास से ही है, मान लीजिए दिस पर्सन इज उज्जवल और दिस अदर पर्सन इज मान लीजिए हर्ष, ठीक है। अब जो हर्ष है ना, वो अपना लेट लतीफ़ आदमी है। हर्ष कह रहा है मुझे नहीं करना ये क्या एग्रीकल्चर और काम वाम, ठीक है। क्या इस टाइम पर कोई लॉ एग्जिस्ट करता था? हम बिल्कुल शुरुआत की बात कर रहे हैं, कोई लॉ तो था नहीं जी। क्या उस समय पर कोई प्रॉपर्टी राइट्स एग्जिस्ट करते होंगे कि भाई ये संपत्ति जो है उज्जवल की ही है? नहीं जी, कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं एग्जिस्ट करते। इतनी ज़मीनें पड़ी हैं, तो उज्जवल ने देखा यहाँ मैं ज़मीन पे अपनी मेहनत कर लेता हूँ, प्लोइंग कर दी, इरिगेशन कर दिया। अब लेकिन जो ये हर्ष है, जब फाइनली फ्रूट्स आए, हर्ष ने सारी की सारी हार्वेस्ट को लिया और गायब। तो मुझे बताइए, ऐसे में जो उज्जवल हैं, अब उनके अंदर एक सेंस ऑफ क्लेम की भावना आएगी कि नहीं आएगी? क्लेम कि भाई ये तो मेरा था। उज्जवल कहेंगे कि यार ये जो हर्ष लेकर गया है ये तो मेरा था। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैंने दिया है अपना लेबर, मैंने दिया अपना टाइम, तो मुझे चाहिए जमीन पे जो भी है, ये जमीन मेरी है। तो यानी कि अब एक सेंस ऑफ ओनरशिप टुवर्ड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड आने लगी। यानी कि यहां पर अब ह्यूमन सेटल्ड लाइफ की तरफ जा रहा था। और सेटल्ड लाइफ में आपको मुझे बताइए, क्लेम ऑन लेबर, टाइम, इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? पड़ती है भाई। देखो हर्ष लेके गायब हो गया। अब हर्ष जो है इसलिए लेकर गायब हुआ, भाई कोई कानून तो है नहीं, कोई अथॉरिटी तो थी नहीं, कोई प्रॉपर्टी राइट तो थी नहीं। कहा ठीक है, उज्जवल ने किया किया। आज आप इस बात को गलत मान पा रहे हैं क्योंकि आप ऐसे समय पैदा हुए हैं जहां पर ऐसा करना गलत माना जाता है, जहां पर जिसने मेहनत करी है उसका खेत है, प्रॉपर्टी राइट भी है, उसके लेबर पे राइट है, ये सब है यहाँ पर। उस टाइम नहीं था। इस बार तो गायब हो गए हर्ष। दोबारा वापस आए हर्ष उज्जवल के इस खेत में, तो क्या पता हर्ष वापस ना जा पाए, राइट। तो अब हर्ष वापस ना जा पाए, तो मुझे बताइए ऐसे में हर्ष को भी अपनी लाइफ सिक्योरिटी, इसके प्रति भी एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी कि नहीं आएगी? भाई मेरी जिंदगी की सुरक्षा होनी चाहिए, आएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे ह्यूमंस सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे, व्हाट दे वांटेड वाज सिक्योरिटी। क्योंकि जहां पर कोई कानून नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आपका पता ही नहीं आप कब तक जिंदा हो। आप खुद ही सोचो, पॉलिटिकल साइंस एज अ डोमेन ना होता तो इसका मतलब ये होता कि आज 24 घंटे के लिए ऐसा कर दें कि एक ऐसा समय क्रिएट करते हैं जहां पर पॉलिटिकल साइंस समझ लो है ही नहीं। तो कोई जज नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, कोई पॉलिटिशियन, कोई पार्लियामेंट नहीं है, कोई कानून नहीं है, खत्म करो सबको। 24 घंटे बस हम और आप, बस, और ये क्लास। तो मुझे बताइए क्लास इतने आसानी से चल पाएगी क्या? बताइए, नहीं चल पाएगी भाई। कितने लोगों की आपसे दुश्मनी होगी, हो सकता है क्लास के साथ ही ले जाएं आपको उठाकर, है कि नहीं। लूटपाट मच जाएगी, लॉलेसनेस आ जाएगी। तो यानी कि लाइफ
थ्रेट में आ जाएगी। तो ऐसे में टू हैव दिस सिक्योरिटी, एक आइडिया है वो ये कहता है कि शायद ह्यूमंस जो हैं इसी सिक्योरिटी की वजह से एक साथ आए होंगे और उन्होंने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, एक मान लीजिए एक एग्रीमेंट किया होगा कि लेट्स फॉर्म अ गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट सेटअप करते हैं और ये गवर्नमेंट है ये बनाएगी कानून को, ये कानून को बनाएगी भी, चाहे वो गवर्नमेंट राजा की हो, चाहे वो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हो, कुछ भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो अलग बात है। पहली बात है कुछ होना तो चाहिए भाई, कुछ लोग तो हों जो जिम्मेदारी ले कानून बनाने की, कानून को एग्जीक्यूट करने की, और अगर कोई कानून को एग्जीक्यूट ना करे तो उसको सजा दिलाने की, जिसको हम कहते हैं एडजुडिकेशन प्रोसेस, यानी कि जुडिशरी की। तो कहने का मतलब है ये जरूरत पड़ी होगी, राइट। तो यहां पर एक्चुअली जो वर्ड पॉलिटिकल है, इट केम फ्रॉम द वर्ड पॉलिस, और लैटिन भाषा में जो पॉलिस है उसको वो वर्ड यूज किया जाता था सिटी स्टेट के लिए। अब सिटी स्टेट क्या है भाई? जैसे कि इंडिया इज अ स्टेट। आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं आप, सर इंडिया इज अ स्टेट, इंडिया इज अ नेशन सर, स्टेट तो यूपी है कि नहीं? अच्छा मुझे बताओ, एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो स्टेट शब्द का एक मतलब वो भी होता है जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, तमिलनाडु एटसेट्रा, प्रोविंसेस यानी कि, और स्टेट शब्द का एक मतलब ये होता है। आप कहेंगे ये क्या होता है, बताता हूं। स्टेट शब्द का मतलब होता है कि जैसे वो लोग जो साथ आए थे ना कि भाई हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो मुझे बताइए वो लोग एक पर्टिकुलर टेरिटरी के होंगे कि नहीं होंगे? भाई एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लोग ही तो साथ आए होंगे, ऐसा थोड़ा ना कि पूरी दुनिया के लोग साथ आ गए होंगे चलो कि हम गवर्नमेंट बनवाते हैं, नहीं, एक टेरिटरी के लोग होंगे। तो स्टेट का मतलब होता है, स्टेट एक कॉन्सेप्ट है, स्टेट इज अ कॉन्सेप्ट कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जहां पर सर्टेन पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन के ऊपर एक गवर्नमेंट हो और वो गवर्नमेंट अपने आप में सॉवरन हो। सॉवरन का मतलब होता है सुप्रीम हो, उसी की चले उस एरिया पर, राइट। तो तब जाके इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? स्टेट कहते हैं। जैसे कि यहां पर ये लोग मिले होंगे, लेकिन कौन से? एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लोग मिले होंगे। ये लोग मिले होंगे तो ये पॉपुलेशन है जी, इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई है जी, और ये गवर्नमेंट को पावर दिया कि जी आपके बनाया हुआ कानून को ही कानून मानेंगे हम, और कोई कहेगा जी ये मेरा कानून है उसको कानून नहीं मानेंगे। तो यानी कि आप ही सोवरेन हैं कानून बनाने के लिए, बस। इसको हम कहते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इससे प्रीलिम्स में भी इवन क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, प्रीलिम्स में पूछ लिया, बताओ पॉलिटी में, ये वाला बच्चा तो कंफ्यूज होएगा ही। तो स्टेट इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। अगर ये कहा जाए कि गवर्नमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एलिमेंट ऑफ द अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेटमेंट वुड बी ट्रू और फॉल्स? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस इट इज ट्रू। व्हाई? देखो स्टेट एक कॉन्सेप्ट है, इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो एक एलिमेंट क्या है इसका? गवर्नमेंट है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर ये तो समझ में आ गया, अब ये सिटी क्या है? सिटी शहर है। होता क्या था, यूरोप में शहरों के स्तर पर ही जो सरकार होती थी, मींस ऑन द लेवल ऑफ सिटी द गवर्नमेंट वाज सॉवरेन, दैट दे कैन हैव अ मर्सनरी आर्मी, दे कैन हैव अ फुल फ्लेज आर्मी, दे कैन हैव देयर ओन गवर्नमेंट, ओन पार्टिसिपेशन बाय द पीपल इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। ऐसा सेटअप होता था, छोटे 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 स्टेट होते थे यूरोप में। और यूरोप को कहा जाता है कि यूरोप इज द एरिया जहां पर पॉलिटिकल साइंस जहां से इमर्ज हुई। अब आइडियाज पॉलिटिकल साइंस के दुनिया में कई जगह थे, जैसे इंडिया में भी थे, लेकिन वेस्ट कहता है कि देखो इंडिया में जो पॉलिटिकल साइंस के आइडियाज थे ना, वो रिलीजन के साथ इन्फ्यूज्ड थे। धार्मिक स्क्रिप्चर्स में ही पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान भी एम्बेडेड किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। इनका कहना है लेकिन हमारे यहां पर पश्चिम में, वेस्ट में, स्पेसिफिकली यूरोप में जो थिंकर्स हुए, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक अलग डोमेन माना कि भाई ये तो सब्जेक्ट ही अलग है। सरकार कैसे बनेगी, क्या करेगी, कैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज होगी, ये सब तो अलग सब्जेक्ट है भाई, इट्स अ सेपरेट थिंग। तो इट वाज ट्रीटेड एज अ सेपरेट डोमेन एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि भाई पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट इट इमर्ज्ड
in ancient time, and ancient time where? In west. वेस्ट में मतलब कहां पर? यूरोप में। और स्पेसिफिकली कहां? स्पेसिफिकली मेडिटेरियन के ऊपर, जो ग्रीस वाला एरिया है, जिसमें आज आप ग्रीस देखते हो। तो वहां सिटी स्टेट होती थी छोटी छोटी। आप कहोगे सर एग्जाम्पल दे दीजिए। एग्जाम्पल एथेंस, एग्जाम्पल स्पार्टा, एग्जाम्पल और भी हैं, फ्लोरेंस, मिलान, पेपल स्टेट, नेपल्स, ये सब क्या थे? छोटे छोटे सिटी स्टेट होते थे। ठीक, मैंने इन दोनों का जिक्र क्यों करा? क्योंकि इन दोनों से जुड़ा हुआ है, इन दोनों सिटी स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ है जेनेसिस ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आप कहोगे ये क्या है सर, मतलब ऐसा कैसे? बताते हैं ऐसा कैसे। आपके यहां पर एक यूनिट है, पेपर 1 सेक्शन ए में एक यूनिट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इसमें आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स की थॉट पढ़ते हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं WPT। WPT में टोटल हम 10 थिंकर्स पढ़ते हैं। इसमें पहला थिंकर होता है प्लेटो, और प्लेटो को समझने के लिए हम सोक्रेटिस को विद इन दिस यूनिट पढ़ते हैं। मतलब अगर प्लेटो को समझना है तो पहले इनके गुरु को समझते हैं, फिर इसी यूनिट में उसके बाद हम प्लेटो पर आते हैं। तो प्लेटो और सोक्रेटिस दोनों कहां हुए थे? एथेंस में हुए थे, यानी कि एंशिएंट ग्रीस, राइट। और जो सोक्रेटिस थे, इनको कहा जाता था फादर ऑफ फिलॉसफी। अभी इनके बारे में और भी चीजें बताऊंगा मैं आपको। प्लेटो को कहा जाता था फादर ऑफ, और कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। देख रहे हो, ये फिलॉसफी, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी। और प्लेटो के शिष्य हुए फिर एक और, मतलब देखिए, सोक्रेटिस टीचर थे प्लेटो के, प्लेटो टीचर थे एरिस्टोटल के, और एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? पॉलिटिकल साइंस एंड IR। तो उसमें पॉलिटिकल साइंस के फादर किसको कहा जाता है? प्लेटो को कहा जाता है। तो एक तरीके से एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट ग्रीस में जहां पर पॉलिटिकल साइंस से इमर्ज हुआ, तो इन तीनों जो पर्सनालिटीज हैं ये कनेक्टेड हैं। सोक्रेटिस सबसे पहले आए, इनके बाद इन्हीं के स्टूडेंट थे प्लेटो, और प्लेटो के स्टूडेंट थे एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल के स्टूडेंट पता कौन थे? अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन उनका पॉलिटिकल साइंस में कोई लेना देना नहीं है हमारे सब्जेक्ट में। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कि अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। हम किसको पढ़ते हैं? हम इन तीनों को पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो भाई प्रिंस थे। जब ये प्रिंस थे तो इनके जो फादर थे मैसेडोनिया के किंग, उन्होंने एरिस्टोटल को बुलाया था कि आप इन्हें पढ़ाने आ जाओ। तो इस वजह से अलेक्जेंडर के ट्यूटर थे, टीचर थे एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल वर डिसाइबल ऑफ प्लेटो। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? अगर यहां तक सारी बातें क्लियर तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। अल्ट्रा क्लियर। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है, उनका क्वेश्चन ले लेता हूं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी एंड पॉलिटिकल साइंस। देखो, पॉलिटी में हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। आप कहोगे सर पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है? पॉलिटिकल सिस्टम होता है, सिस्टम शब्द का ही मतलब क्या होता है? जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सोलर सिस्टम है। सिस्टम का मतलब ही ये होता है जहां पर कि कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स एक प्री डिटरमाइंड मैनर में अपने फंक्शंस में अरेंज हैं। भाई जैसे ऐसा तो नहीं होता कि आपने सुना हो कि भाई वैसे तो सन के अराउंड जो है अर्थ रिवॉल्व करती है, लेकिन 2 दिन बाद कभी ऐसा भी हो जाता है कि सन रिवॉल्व करने लग जाए। ऐसा तो नहीं होता है।
प्री डिटरमाइंड जो अरेंजमेंट है उस हिसाब से चलते हैं, है कि नहीं? तो तभी तो वर्ड सिस्टम है। अब जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसा तो नहीं है आप में से कोई ऐसा है कोई कहे कि सर वैसे तो लोगों के लिए में तो सर ऐसा है कि लंग्स जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, लेकिन मेरे केस में सर ये है कि मेरे में लीवर और मैं किडनी जब चाहूँ सर उसको चेंज कर देता हूँ सर मैं, मतलब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करने लग जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, क्यों? सिस्टम में एलिमेंट होते हैं, प्री डिटरमाइंड मैनर में अरेंज होते हैं उनके फंक्शंस। इसी तरीके से पॉलिटी में हम पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम हुआ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक पार्लियामेंट होगी, प्राइम मिनिस्टर होगा, और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो सरकार होगी वो अकाउंटेबिलिटी रखेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी रखेगी पार्लियामेंट के प्रति। जो प्रेसिडेंट होगा वो नॉमिनल होगा, उसके पास रियल पावर नहीं रहेंगी। तो कहने का मतलब है इसके एलिमेंट्स हैं, प्रेसिडेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, जिसको हम लोकसभा, राज्यसभा। तो ये चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं? ये पॉलिटी में पढ़ते हैं। हर एक देश की पॉलिटी अलग अलग भी हो सकती है। अब जैसे यूएस के केस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ लेते हैं, है ना? तो यानी कि जब मैं पॉलिटी वर्ड यूज करता हूं तो इसमें हम सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पोजीशंस के बारे में, राइट, स्पेसिफिक लॉज के बारे में, पावर अरेंजमेंट के बारे में, इससे जुड़े इश्यूज के बारे में यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है। एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस बताता है कि यार ये जो चीजें तुम पढ़ रहे हो आई कहां से हैं। अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट किस लिए चाहिए? यहां पर आप कहते हो जी जस्टिस करना है सर, इस वजह से हमें सर एक जुडिशरी चाहिए सर, हमें सर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना है सर, इनइक्वालिटी डिक्रीज करनी है सर, इस वजह से हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी चाहिए सर, इस वजह से फंडामेंटल राइट चाहिए। तो जैसे आप पॉलिटी में पढ़ते हो राइट्स, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 हम भी पढ़ेंगे भाई पॉलिटिकल साइंस में, ये वाला पार्ट भी पढ़ेंगे, है ना? अब क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको राइट्स को अलग से पढ़ाएगी, राइट्स अलग से यूनिट है। तो राइट्स में यहां पर आप केवल फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, हम बताएंगे आपको कि यार ये राइट्स आए कहां से, क्या जरूरत है राइट्स की, क्या हमेशा से राइट्स होते थे लोगों के पास? हमेशा तो नहीं होते थे। अब आप एंशिएंट या मिडिवल टाइम की बात करो, मिडिवल टाइम में जहां पर राजाओं का राज चल रहा है वहां पर कितनी सारी जगह ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट पॉपुलर था कि भाई ड्यूटी करनी है जनता, आपको राइट्स की बात मत करना। आप कहते नहीं मैं राइट्स चाहिए, मुझे फंडामेंटल राइट चाहिए, देता आपको राजा फिर फंडामेंटल राइट जेल में। तो कहने का मतलब ये है कि ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट भी तो इवॉल्व हुआ होगा ना, तो इवॉल्व कहां से हुआ यहां पढ़ेंगे। राइट्स कितने टाइप के हैं यहां पढ़ेंगे, समझ रहे हैं? सो ये डिफरेंस है पॉलिटी में और पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में हम इन प्रिंसिपल्स का इवोल्यूशन पढ़ते हैं, ये जो प्रिंसिपल्स, ये पोजीशंस, ये सब आई क्यों, इसका इवोल्यूशन पढ़ते हैं। कैसे? थिंकर को समझ के, आइडियोलॉजी को समझ के, थ्योरी को समझ के। ठीक है, ये बात क्लियर है अभी? यस और नो? और हर एक चीज केकवॉक हो जाएगी आपके लिए, टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो मान के चला हूं कुछ नहीं आता, ठीक है? और जिसको आता हो और जिसको ओवर कॉन्फिडेंस हो, लगने लगेगी यार मैं ही पॉलिटिकल साइंस हूं। जैसे है ना वो एक कोई आया था टीवी सीरीज, तो उसमें उसको लगने लग गया था कि अहम ब्रह्मास्मि, कि अब मैं ही हूं अब, ठीक है, अपुनी भगवान है, कुछ ऐसा था एक कोई टीवी सीरीज में। तो जिस दिन आपको पॉलिटिकल साइंस में ऐसा लगने लगे या पॉलिटी में लगने लगे तो बस एक बार मुझसे मिलना, बात करना, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ग्राउंडेड किया जाए, जिससे कि जब तक मेरिट लिस्ट में आपका नाम ना रहे आप एफर्ट करते रहो, सिंसियर रहो, ठीक है? चलिए, क्योंकि जब तक मेरिट लिस्ट में नाम नहीं तब तक हमें एफर्ट करते रहने चाहिए, ठीक है? इट्स नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज, इट इज़ अबाउट स्किल्स बीइंग यूज्ड एट राइट टाइम। एग्जाम में टेम्परामेंट की भी ज़रूरत है, सही टेम्परामेंट। चलिए, अब ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, फादर ऑफ फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस। अब आप सोचोगे कि सर ये है क्या, मतलब ये फिलॉसफी के फादर, पॉलिटिकल फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इसका कोई रीजन भी तो होगा। पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है। ये रीजन तो होगा कि भाई इनको फिलॉसफी, इनको पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या चल रहा है, राइट? तो जरा एक एक करके मैं समझाता हूं। तो अभी मैंने क्या कहा था कि मैं आपको पीएसआर में
पॉलिटिकल शब्द का मतलब बताता हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल का मतलब बताने के बाद फिर मैं साइंस का बताता हूँ, है ना। तो थोड़ा मैं साइंस का बता दूँ, उसके बाद मैं फिर स्टोरी को कनेक्ट करूँगा। द वर्ड साइंस, ठीक है। तो पहले मैं पॉलिटिकल साइंस को इलेबोरेट कर रहा हूँ और फिर मैं इसमें जा रहा हूँ और फिर आईआर वाले पार्ट में फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है ना, जिससे एक एक चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए। साइंस, साइंस एक्चुअली है होती क्या है। साइंस एज अ डोमेन का मतलब ये होता है, सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारे आसपास हो रहा है वो कैसे हो रहा है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड दिस। तो इसको जो सब्जेक्ट आपको समझा देता है इन प्रिंसिपल्स को, उस सब्जेक्ट को हम साइंस कहते हैं। जैसे कि ये पेन है, ये नीचे गिरा, ग्रेविटी के रूल से गिरा, है ना, तो इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसी वजह से एक और वर्ड यूज किया जाता है नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस में हम पढ़ते हैं भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है भाई, अगर मान लीजिए आपका कोई आयरन है, बारिश हो रही है, तो आपने देखा होगा घरों में कई बार वो बारिश की वजह से जो लोहा वाला पार्ट होता है आयरन पे जंग लग गया, तो आप केमिस्ट्री से अब ऑब्जर्व कर सकते हो ना, क्योंकि साइंस में क्या होता है, साइंस इज अ सब्जेक्ट, वो क्या करता है, ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करता है, राइट। एक्सपेरिमेंटेशन का इस्तेमाल करता है। आपने ऑब्जर्वेशन किया, फिर आपने जो उसके ऊपर रेडिश पार्ट हो गया था वो उठा लिया, फिर आपने कहा देखता हूं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर आपने एक्सपेरिमेंट करे, उसमें कुछ मिला विला के देखने लग गए, फिर आपको पता लगा अच्छा ये तो मेरा जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी कि वो केमिकल रिएक्शन है। तो ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ऐसी बायोलॉजी में हमारी बॉडी के अंदर बाहर ये सब चीज़ें जो ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं, उसके एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू हम उसका रीज़न ढूंढ लेते हैं, उसके प्रिंसिपल्स को समझ लेते हैं, राइट। दिस इज व्हाट साइंस डू। अब आप कहोगे सर पॉलिटिकल साइंस ऐसा क्या कर रहा है, यहां कौन से साइंस आ गई। कारण ग्रेविटी का रूल तो भाई हर जगह यही है, ठीक है, दिस इज ग्रेविटी, हर जगह यही माना जाएगा। न्यूटन ने कहा कि ये है, फिर हम सब ने देखा हाँ जी ये है, यूज करने लग गए। लेकिन क्या पॉलिटिकल साइंस में जो साइंस है वो नेचुरल साइंस की तरह ही है क्या, क्योंकि लगता तो नहीं है, क्योंकि जैसी डेमोक्रेसी यूएस में है क्या एग्जैक्टली वैसी डेमोक्रेसी वैसा पॉलिटिकल सिस्टम हमारे यहाँ नहीं। अब जैसी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है क्या वैसी डेमोक्रेसी चाइना में है, नहीं। चाइना कहता है हम भी डेमोक्रेसी हैं। तो शब्द एक मतलब अनेक, तो यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो ह्यूमैनिटीज वाला सब्जेक्ट है और उसमें एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। तो फिर हमने इसको साइंस क्यों कहा, साइंस इस वजह से क्योंकि यहां पर भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा प्रिंसिपल कुछ बताए जा सकते हैं। जैसे मुझे बताइए कोई भी सिस्टम जहां पर लोग इनजस्टिस फील करते हो, इफ पीपल फील दैट ओवरऑल दिस सिस्टम इज डूइंग इनजस्टिस फॉर मी, इनजस्टिस विद मी, तो मुझे बताइए वहां पर स्टेबिलिटी रह सकती है क्या, यस और नो। जहां स्टेबिलिटी, जहां इनजस्टिस है पूरे सिस्टम में लोग फील करते हैं, चाहे वो रियल हो या इमेजिनेशन में हो, चाहे इमेजिनेशन में हो, लेकिन अगर लोगों को लगता है इनजस्टिस हो रहा है तो स्टेबिलिटी रह नहीं सकती, सीधी बात। और जहां स्टेबिलिटी नहीं रह सकती वहां प्रोग्रेस हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती, सीधी बात है जी, बिल्कुल नहीं हो सकती, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस को साइंस इस वजह से कहा गया कि डिफरेंट सोसाइटीज में जो चैलेंजेस हैं कि लोग किस चीज़ को इनजस्टिस मान रहे हैं, क्या क्या कारणों से लोग इनजस्टिस फील कर सकते हैं या इनजस्टिस उनके साथ हो सकता है, तो उसके हिसाब से कुछ ऐसे आइडियाज़ दिए जाते हैं थ्योरीज की फॉर्म में कि भाई ऐसा कर ले सरकार तो अल्टीमेटली सिस्टम में स्टेबिलिटी रहेगी। तो आप देखेंगे आगे आगे, क्योंकि अभी जो मैं आपकी ओरिएंटेशन क्लास चला रहा हूँ तो इसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पॉलिटिकल साइंस के बताऊंगा, तो उसमें आप देखेंगे कि पॉलिटिकल थिंकर्स का प्राइम फोकस रहता है कि भाई सिस्टम में स्टेबिलिटी कैसे लाएं। एग्जांपल देता हूं, जैसे एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट एंड मिडीवल टाइम में एक आइडिया, एक पॉलिटिकल आइडिया काफी फेमस था। क्या पॉलिटिकल आइडिया था, वो था या पॉलिटिकल थियरी थी, डिवाइन राइट थियरी। डिवाइन राइट थियरी है क्या, नाम से पता लग रहा होगा, डिवाइन मतलब गॉड, राइट्स मतलब अधिकार, और थ्योरी तो भाई कुछ सेट ऑफ आइडियाज है।
जो एक्सपेरिमेंट बताए गए हैं कि भाई हाँ जी यही प्रिंसिपल है। अब डिवाइन राइट थ्योरी कह रही थी कि जो किंग है ना, तो डिवाइन राइट थ्योरी अल्टीमेटली किस तरह के रूल को जस्टिफाई कर रही थी? मोनार्की को। मोनार्की मतलब राजा का राज होगा, उसके बाद उसकी हेरिडिटी में जो भी नेक्स्ट इन जनरेशन होगा उसको होगा। वो कह रही थी जो किंग है वो एक्चुअली गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, तो किंग का डिवाइन राइट है कि किंग आप पर रूल करे। तो अगर किंग गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है और वो जमाना है कि लोग बहुत ज्यादा गॉड फियरिंग है, लोगों की लाइफ का सेंटर ही गॉड है, चर्च ही बता रहा है हर चीजें, क्योंकि मैं यूरोप का एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई क्या सही है क्या गलत है क्या ट्रुथ है नहीं, तो यानी कि जहां पर ट्रुथ क्या है क्या नहीं है वो रिलीजन ही बताएगा। कोई साइंस और लॉजिक इतना डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम पर। यूरोप की मैं बात कर रहा हूं कि वहां पर ज्यादा पावर ट्रुथ पर किसकी थी? रिलीजन की थी। तो मुझे बताइए जो आम जनता है ये राजा के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगी क्या? अगर ये बता दिया चर्च ने भी कि भाई किंग जो है राजा का रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं करेगी। ये बताया जाता था कि अगर राजा अच्छा है ना, तो यानी कि गॉड देखो कितना अच्छा है, तुम्हें इतना अच्छा राजा दिया। और राजा अगर खराब है, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई देखो गॉड वांट्स दैट यू शुड एंड्योर पेन, दिस विल प्योरीफाई योर सोल। तो हर चीज का एक्सप्लेनेशन है इस दुनिया में। जिस भी चीज को आप एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, लॉजिकल वे में फिट कर दो, विश्वास जता दो, तो ऐसा लगता है और आपको अभी लगने लगेगा आगे आगे पॉलिटिकल साइंस में वो हर काम हो सकता है इस दुनिया में, होता आया है। राइट? दो सेगमेंट ऑफ पीपल हैं, रूलिंग क्लास और मासेस। रूलिंग क्लास रूल्स को बनाती है, लिमिट्स को ब्रेक करती है। मासेस डरते हैं, रूल को फॉलो करते हैं। ये जो थ्योरी देते हैं ना पॉलिटिकल साइंस की, ये वो लिमिट ब्रेकर होते हैं, थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने वाले लोग होते हैं। दे दी थ्योरी, चल रही है वो थ्योरी, और जनता जो है उस हिसाब से चल रही है। क्यों? इससे पता लगा कि यार जनता ऑब्जर्व किया, जनता गॉड से गॉड को मानती है भाई, तो गॉड किंग के रूल को लेजिटिमेसी दे रहा है, वैधता दे रहा है, इस वजह से यहां पर स्टेबिलिटी आएगी। अब जब देखा गया कि भाई ये तो एक्सप्लॉयटेशन का कारण बन रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कितनी जगह पर हो रहा है, लोगों को राइट्स नहीं दिए जा रहे, केवल ड्यूटीज। तो मॉडर्न टाइम में आप देखेंगे सबसे बड़ा फीचर मॉडर्न टाइम का यह रहा कि इन लोगों को इन शैकल्स से ब्रेक करके आजाद किया गया। कैसे? कहा गया कि यार ये डिवाइन राइट्स थ्योरी को कर देते हैं हम रिजेक्ट। कौन रिजेक्ट कर रहा है? मॉडर्न टाइम वाले, मॉडर्न टाइम के थिंकर्स। उन्होंने कहा कि यार असलियत ये है कि वो लोग हैं जिन्होंने मिलकर सरकार को बनाया है, गवर्नमेंट को बनाया है, ना कि ईश्वर ने बनाया है। अगर लोगों ने मिलकर बनाया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या आर्बिट्ररी मैनर में अपनी मनमर्जी से लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है क्या? लॉजिक बताओ आप। नहीं पहुंचा सकती। और यहीं से आइडिया आया कि एक्चुअली ये तो सोसाइटी का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं बस, किसी को नहीं पता कि कहां से बनी है सरकार, हर कोई आइडिया दे रहा, लेकिन आइडिया के पीछे लॉजिक है। यहां पर लॉजिक था स्टेबिलिटी, यहां पर लॉजिक है कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनी होगी, यानी कि समाज के लोग इकट्ठे आए होंगे, जैसे कि उज्ज्वल और हर्ष का एग्जाम्पल मैंने दिया था, और उन्होंने सरकार बनाई होगी। तो लॉजिकली है कि चाहे राजा है सरकार में, लेकिन राजा को भी ये ध्यान देना चाहिए कि राजा भी राजा क्यों है, क्योंकि जनता ने राजा बना रखा है। जनता जब तक आपको राजा मान रही है आप राजा हो, नहीं तो भाई सब तख्ता पलट होते हुए समय नहीं लगता। कितनी जगह हो चुके हैं। फिर हमने देखा कि किंगशिप से अब धीरे धीरे पावर जो है किंग्स ने भी डिवॉल्व करनी स्टार्ट करी लोगों को। यहां से डेमोक्रेसी का आइडिया जो है वो काफी पॉपुलर हो गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। जैसे कि ब्रिटिश मोनार्की ने भी क्या करा, किंग तो है ही वहां पर, मतलब मोनार्की तो है ही, लेकिन साथ में पार्लियामेंट बना दी और पार्लियामेंट में जनता के रिप्रेजेंटेटिव बना दी, और माना गया कि अच्छा अल्टीमेटली जनता, एक्चुअली जनता से ही ये सिस्टम चल रहा है। राइट? तो अल्टीमेटली आर्बिट्री मैनर में अपनी मर्जी से राजा कुछ नहीं कर सकता। पहले क्या होता था, राजा का मूड पे डिपेंड करता है कि भाई तुम्हें आज फांसी होगी या छोड़ दिया जाएगा। तो यानी कि एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही लॉजिकली प्रूफ किया जाता है कि भाई क्या चीज बढ़िया रहेगी, क्या चीज सही रहेगी। यहां तक बात क्लियर हो तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर, नहीं मेंशन वाह, WAH। क्लियर है? ठीक है। अब मैं देता हूं आपको एक टास्क। PSIR ऑप्शनल की जो बेसिक किट आपको मैंने बताई है शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में, फाइल में जाके उसको डाउनलोड करो।
ठीक है, नंबर 1 चीज़ तो ये हो गई। तो PSR बेसिक किट और कोड किट दोनों डाउनलोड कर लेना। और दूसरा PSR का लास्ट ईयर का यानी कि 2022 का पेपर डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर चाहे वो पेपर 1 है और पेपर 2 है, दोनों डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके हैव अ व्यू में क्या देखना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, कितने मार्क्स के हैं, सेक्शन वाइज अरेंजमेंट क्या है क्वेश्चन का, और क्वेश्चन को रीड कर लेना है बस एक बार। मैं मान के चलो कुछ नहीं आता, लेकिन फिर बस रीड क्यों करना है, जिससे कि आगे जो मैं वर्ड्स यूज करूंगा वो चीजें आपको फिर क्लियर होने लगेंगी। आज आपका ये 1 आवर का ओरिएंटेशन मैंने रखा था, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस चीज को समझेंगे, ठीक है, पेपर के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। और उसके बाद फिर मैं आपको पेपर 1 सेक्शन ए का जो बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सब एक जर्नी के थ्रू बोर्ड पर एक्चुअली करते करते लॉजिकली हर एक चीज़ पढ़ाते हुए समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। अभी तक अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज आस्क। पवन, मोनार्की का मतलब देखिए क्या होता है। मोनार्की, मॉन का मतलब होता है एक यानी कि 1, आर्की का मतलब होता है रूल, यानी कि रूल ऑफ 1। रूल ऑफ 1 यानी कि यहां पर ये किसके लिए चलता है, ये क्राउन के लिए चलता है, राजा के राज के लिए चलता है। तो हमेशा क्राउन के रूल को ही हम क्या कहते हैं, मोनार्की कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा क्या आज भी 1 बजे से क्लास होगा? नहीं होगा, ठीक है। सूरज कुमार कह रहे हैं कि सर वेयर आई विल गेट PYQs, यहां पर आपको मिलेंगे शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप में। आप फाइल्स में जाके सर्च करोगे PSR बेसिक किट तो आपको मिल जाएंगे। मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा चाहे, ठीक है, अभी दोबारा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वैसे फाइल्स में जाओगे PSR बेसिक किट सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है। आज आपकी 1 बजे क्लास नहीं होगी, ठीक है। आपकी अभी क्लासेस हम 11 से रखेंगे 12:30 तक, ठीक है। आपका 1.5 आवर का ओरिएंटेशन, पेपर डिस्कशन, और फिर ये जो बेसिक वाला पार्ट मुझे समझाना है आपको, बेसिक्स ऑफ PSIR, जिसमें कि पेपर 1 सेक्शन ए सब चीज़ें मैं समझाता हुआ चला जाऊंगा, सारी टर्मिनोलॉजीज, वोकैबुलरी। तो ये हम कंप्लीट करेंगे इस वाले स्लॉट में, और विद इन 1.5 वीक, 1.5 के आसपास वीक या 2 वीक, तो ये हम जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद वी आर गोइंग टू स्विच टू 1 to 4 PM स्लॉट, जिसमें कि आपका जो सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज हम चलेंगे। एक बार केवल आपने मेरे साथ ये काम कर लिया, जो मैं डेली आपको टास्क दे रहा हूँ, केवल वो कर लिया, मुश्किल से 20 मिनट लगने आपको उस टास्क के लिए, तो आपके लिए वो जर्नी आगे की बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। यस, कल भी आपकी क्लास 11 बजे ही होगी, आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। कल नहीं, आपकी क्लास जो है वो कल होगी या फिर परसों होगी, वो आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है? आपको मैसेज आ जाएगा। कल्याण कह रहे हैं दिस इज कल्याण कृष्ण, इट्स बीन अ वंडरफुल ओरिएंटेशन सेशन, थैंक यू फॉर डिलीवरिंग सच वंडरफुल लर्निंग्स, थैंक यू। यस रक्षिता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। नेहा पूछ रही हैं कि सर डिड डिवाइन क्लास थियरी गॉट कन्वर्टेड इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी? नहीं, कन्वर्टेड नहीं, डिवाइन राइट थियरी अलग थी, है ना। डिवाइन राइट थियरी, राजा का अधिकार ईश्वर ने दिया उनको, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी वाले अलग लोग थे, जिन्होंने अलग लोगों ने प्रपोज किया, मैं बताऊंगा उनके बारे में, हॉब्स, लॉक, मिल। तो अब ये होता है कि अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ट्रुथ, तो आपको नहीं लगता जिस बात को ज्यादातर लोग सच मानने लगे वही सच है? तो पहले ज्यादातर लोग डिवाइन राइट्स को सच मान रहे थे, उसके बाद ट्रांजिशन हुआ, कहा कि नहीं नहीं भाई वो सच नहीं होना चाहिए, ये सच होना चाहिए क्योंकि यही हमारे लिए फायदेमंद है। अच्छा, यहाँ पर रक्षिता पूछ रही है सर डज द नेम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव एनी रिलेशन विद द टर्म स्टेट्स? नहीं, वहाँ पर स्टेट्स का कारण क्या था कि वहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका जो, अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि जो अलग अलग स्टेट्स थे ना, उन्होंने मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया था, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स यूनाइट हुए थे, तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक देश बना था। दैट्स वाई दे यूज द वर्ड स्टेट्स। आकाश बंजारे,
yes, you are going to have significant, you can say, points to be used in governance part as well. Apart from that, from polity and governance section, that needs to be dealt in context of ARC report as well. ठीक है। कल्याण कृष्णा, मैंने आपको बताया कि अभी आपको कोई बुक्स नहीं लेनी है, अभी आपको अपने क्रक्स को 3 बार रिवाइज करना है। ठीक है, क्लास के साथ चलना है। आपके बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स से आपको क्रक्स में मैंने ऑलरेडी कंटेंट दिया हुआ है, सोर्सेज लिखे हुए हैं कि इग्नू, अदर बुक्स, आप इसको पढ़िए 2-3 बार, 3 बार, और आंसर राइटिंग मेरे साथ करिए। लास्ट मोमेंट पे केवल अगर आप सेलेक्टिवली कोई रेफर करना चाहिए कि चलो आज मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ऑलरेडी मुझे इतनी बार चीज़ दिमाग में बैठ गई तो मैं 4 पेज देखना चाहता हूँ, रेफरेंस बुक है। रेफरेंस बुक का मतलब ही होता है रेफर करने के लिए, एडिशनल रेफर के लिए, तो आप कर सकते हो। मिस्टर शफीक, क्रक्स आपको मिलेगा आपकी ऐप पर, अभी नहीं मिलेगा क्रक्स, जब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ना, टॉपिक के साथ क्रक्स मिलेगा। मनोज, आपका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, टेलीग्राम ग्रुप होगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड कर दिए जाओगे। जी हाँ आशुतोष मिश्रा, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी ऐप पर मिलेगी, सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर मिलेगी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती अमनदीप क्रक्स को पढ़ने में, और आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अनिकेत, वो लेक्चर वाइज अरेंज होता है क्रक्स, मिल जाएगा आपको, उसके नीचे और अपलोड हो जाता है वो। कुछ मैंने सैम्पल क्रक्स आपके उसमें भी शेयर किए हुए हैं, जो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है ना मेरा, यूपीएससी सिंप्लीफाइड त्यागी लाइव, उसमें भी हुए हैं। अरकन काजमी, वो आपको ऐड कर दिया जाएगा उस ग्रुप में, जो आपका पीएसआर का मास्टर ग्रुप है, तो उसमें टेंशन मत लीजिए। निशांत सोनी इज आस्किंग सर, इज रिकॉर्डिंग विल बी अपडेटेड इमीडिएटली आफ्टर लाइव क्लास। निशांत सोनी, लास्ट महीने तक रिकॉर्डिंग जो है ऐसा होता था कि 1 से 4 का क्लास हुआ और वो 11 बजे के आसपास अपलोड होती थी। ठीक है, तो अभी वो डायरेक्टली लाइव पे आ जाएगी और भी कम टाइम में, मतलब क्योंकि ये होता क्या है कि जो अभी आप इम्पार्टस से देख रहे हो, हम एक जगह और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 4K कैमरा से, बड़े कैमरा से पीछे लगा हुआ है, तो उससे जो रिकॉर्डिंग हो रही है फिर वो एडिटर के पास जाती है, फिर एडिटर उसमें थोड़ा बीच में अगर कहीं पर पॉज हुआ है, वीडियो स्टॉप हुई थी, वो सब एडिट करके फिर वो आपके प्लेटफॉर्म पे अपलोड हो जाती है सेम डे। इफ़ यू वांट टू आस्क, सेम डे मिल जाएगी, जी हाँ सेम डे मिल जाएगी। तान्या साहू, न्यूज़लेटर आपको आपके ग्रुप में मिल जाता है। नोट्स मनीष कुमार शर्मा, आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलते हैं, आप हार्ड कॉपी में उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, या मार्केट में भी मेरे हार्ड कॉपी नोट्स मैंने भेजे हुए हैं, वो वहाँ पर रखे रहते हैं, ORN में, करोल बाग में, हर एक बुक शॉप पे सामने, तो आप वहाँ से भी वो हैंड रिटन नोट्स करियर कर सकते हैं, वो आपके घर आ जाते हैं। दीपाली पूछ रहे हैं, शुड वी रीड 1 टॉपर कॉपी पर डे सर? नो, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टॉपर की आंसर शीट रेफ़र करनी चाहिए कि ज़रा देख लें भाई इन्होंने भी क्या लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पर डे रेफ़र करनी है, क्योंकि उन्होंने भी जब टेस्ट लिखे तो कितने सारे टॉपर्स के मैं आंसर्स देखता हूँ, तो वो उसमें भी देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है ना, जो फिर वो टेस्ट से इम्प्रूव करते हैं। पीएसआर के मास्टर ग्रुप में वो टेलीग्राम में ऐड करेंगे आपको, पवन चंद्र देव यादव। साजिदा इज आस्किंग सर, आंसर राइटिंग किस टॉपिक से स्टार्ट करें? साजिदा, एज वी मूव अहेड इन द सिलेबस, तो आपको मैं सिलेबस के साथ खुद ही आंसर राइटिंग कराऊंगा। ठीक है ना, तो जब हम एक यूनिट कर लेंगे, उसका सिग्निफिकेंट पोर्शन कर लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, मॉडल आंसर शेयर करूँगा, सब कुछ। जब अब लाइव क्लास होती रहेगी ना हमारी 1 to 4, तो उसमें सब कुछ होता रहेगा। पहले हम लेकिन बेसिक को कंप्लीट कर इससे जो कॉन्फिडेंस आपको आएगा पीएसआर में, वो नेक्स्ट लेवल आएगा। ज़्यादातर जगह आप देखते हो कि टॉपिक 1 में ओरिएंटेशन करा, सिलेबस बताया, और फिर कुछ पीएसआर के पेपर वगैरह, और उसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। आपको पूरा टर्मिनोलॉजीज में समझा रहा हूँ, जो टर्म्स आप पढ़ोगे, आइडियलिज्म, रियलिज्म, सारी चीज़ें। ठीक है, अनुराग वर्मा, अलग से आपको कोट ऐसे कुछ ऐसा नहीं कि रट्टा मारो रोज बैठ के, वो सिलेबस के साथ आपको पता लग जाता है लॉजिकली, इसने ये कहा तो इसके क्रिटिसाइज में कौन है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आज तो पहला दिन है आपका। ठीक है, जयदास पूछ रहे हैं, हाउ मच टाइम वी शुड इन्वेस्ट इन डेली फॉर पीएसआर? जयदास, आपका 3 आवर्स का लेक्चर और अराउंड 45 मिनट्स के आसपास आपके रिविजन के, जो ग्रेजुअली फिर 35 मिनट्स के आसपास हो सकते हैं। उपेंद्र पूछ रहे हैं, सर ऑफलाइन नोट्स मिल जाएंगे ओल्ड राजेंद्र नगर में? जी हाँ, हैंड रिटन नोट्स का आपका पूरे क्लास नोट्स मेरे आपको मिल जाएंगे, क्लास नोट्स ओल्ड राजेंद्र नगर में, इमेज रनर, अतुल बुक शॉप, हर जगह आपको रखे हुए मिल जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं, और कॉल कर दोगे उनको तो वो घर भी भेज सकते हैं। गॉडेड सिमरन, ये जो अपडेट है ना, ऐसा करिए आप शशांक त्यागी 4U जो टेलीग्राम ग्रुप है ना मेरा, इसमें ऐड हो जाइए, मैं इसमें अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अलग से वैसे मैसेज जाता है, बट आई मेक श्योर कि इसमें भी अपडेट
मैं कर दूं, ठीक है। श्रवण यादव कीप 5.5 मंथ्स अराउंड, मतलब साइड कर दीजिए उसको कि हम उसमें अच्छे से सब कुछ कवर कर लेंगे। उल्बी देवी क्रक्स का मतलब है डिटेल नोट्स, टाइप नोट्स, दैट इज योर चॉइस शफीक। यस आनंद वर्धन, अगर आप वो पॉलिटिकल थियोरी वाली बुक पढ़ लोगे एनसीईआरटी वाली, ठीक है, दैट इज़ फाइन, आप वीकेंड पे पढ़ लो, 3 दिन उसको दो, 3-4 दिन में उसको 20 पेजेस करके आप रीड करना चाहो एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल थ्योरी, वो रीड कर सकते हो आप। मैं तो हर चीज़ समझाऊंगा जीरो से। कट द क्लटर सीरीज इज ऑल्सो गुड, दीपाली। येस द नोट्स प्रोवाइडेड आकाश आर वेरी डिटेल्ड, दे आर मोर देन इनफ। बस जो PSR न्यूज़लेटर में मैं देता हूँ आपको, IGP वाला पार्ट, IR वाला पार्ट, कुछ एडिशनल पार्ट, उसको बस लिंक करते रहना है, ठीक है। तो क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स और मेरे PSR न्यूज़लेटर, ये चीज़ों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपका सेशन अच्छा रहा। अगेन आई वेलकम यू ऑल टू PSR ऑप्शनल, ठीक है, ग्रेट।